मैं नितेश कुमार मिश्रा, इतिहास विभाग, डीएवी पीजी कॉलेज सिवान। आज हम यूरोपीय संघ के विस्तार में क्या बाधाएं रही हैं और उसके समक्ष क्या चुनौतियां हैं, उस पर चर्चा करेंगे। 1991 में नीदरलैंड के maastricht नामक स्थान पर यूरोपीय आर्थिक समुदाय के 12 सदस्यों का सम्मेलन होता है, जिसमें यूरोपीय संघ के निर्माण की बात कही गई और नवंबर 1993 में इन 12 सदस्यों ने मिलकर एक संघ का निर्माण किया, जिसे यूरोपीय संघ कहा गया। ये 12 शुरुआती सदस्य थे: फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड, लक्ज़मबर्ग, पश्चिमी जर्मनी, इटली, ब्रिटेन, डेनमार्क, आयरलैंड, ग्रीस, स्पेन और पुर्तगाल। 1 जनवरी 1995 को ऑस्ट्रिया, फिनलैंड व स्वीडन ने यूरोपीय संघ की सदस्यता स्वीकार की। यूरोपीय संघ के विस्तार का निर्णय नाइस ट्रीटी के तहत लिया गया। यह संधि दिसंबर 2000 में फ्रांस के नाइस शहर में यूरोपीय संघ के शिखर सम्मेलन के दौरान ली गई। इसमें 10 नए सदस्य राष्ट्रों को यूरोपीय संघ में शामिल करने की बात कही गई। फलतः मई 2004 में एक साथ 10 नए सदस्य शामिल हुए। इस प्रकार यूरोपीय संघ की सदस्य संख्या 25 हो गई। ये 10 नए सदस्य राष्ट्र थे: हंगरी, चेक गणराज्य, पोलैंड, स्लोवानिया, एस्टोनिया, साइप्रस, स्लोवाकिया, माल्टा, लाटविया, लिथुआनिया। 2007 में बुल्गारिया और रोमानिया को भी यूरोपीय संघ का सदस्य बना लिया गया। इस तरह यूरोपीय संघ के सदस्य देशों की संख्या बढ़कर 27 हो गई। यूरोपीय संघ का लगातार विस्तार होता रहा। विस्तार के निर्णय का अमेरिका ने स्वागत करते हुए कहा कि संघ के इस ऐतिहासिक निर्णय से नए एवं शांतिपूर्ण यूरोप के गठन में मदद मिलेगी। यूरोपीय संघ के विस्तार से यूरोप के एकीकरण की प्रक्रिया को मजबूती मिली। यूरोपीय संघ के 50 वर्षों के इतिहास में यह पहला अवसर था जब इसके द्वारा पूर्वी यूरोपीय राष्ट्रों के लिए खोले गए। नए शामिल किए जाने वाले राष्ट्रों में अधिकांश समाजवादी विचारधारा वाले देश थे। पूर्वी यूरोपीय राष्ट्रों का बहुदलीय लोकतंत्र, कानून का शासन, बाजार आधारित अर्थव्यवस्था व सीमा शुल्क रहित व्यापार अपनाने की शर्त पर यूरोपीय संघ में शामिल किया गया। फलतः पूरे यूरोप में एक समान शासन पद्धति, आर्थिक संरचना की स्थापना को बढ़ावा मिला। फलस्वरूप यूरोप के एकीकरण का आदर्श व्यावहारिक रूप में सामने आया। पूर्वी यूरोप के देशों के यूरोपीय संघ में शामिल हो जाने से यूरोपीय संघ की जनसंख्या लगभग 50 करोड़ हो गई, अर्थात एक व्यापक मानव संसाधन का एकीकरण यूरोपीय संघ के माध्यम से हो पाया है। जहाँ तक यूरोप और भारत के बीच संबंध का प्रश्न है, तो यूरोपीय संघ ने इस संबंधों को मजबूती ही प्रदान की है। भारतीय अर्थव्यवस्था वर्तमान में उदारीकरण तथा भूमंडलीकरण के दौर में आगे बढ़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय वित्त बाजार में यूरो मुद्रा का उदय भारतीय व्यापार को गहरे स्तर पर प्रभावित करेगा, क्योंकि वर्तमान में यूरोपीय संघ भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। इसके अतिरिक्त एकल साझी मुद्रा यूरो के साथ भारत के रुपये की विनिमय दर में अब पहले की तुलना में स्थिरता आएगी, जिससे यूरोलैंड के साथ भारत का विदेशी व्यापार सहज और विस्तृत हो पाएगा। यूरोलैंड के साथ यूरो में किया गया भारतीय व्यापार भारत की अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता को कम करेगा। साथ ही यूरोलैंड के साथ विनिमय स्थिरता के कारण भारतीय उत्पाद यूरोलैंड में अत्यधिक सस्ते पड़ेंगे। यह बिंदु निस्संदेह भारतीय निर्यातकों को फ़ायदा पहुंचाएगा और साथ ही निर्यात का मार्ग भी खोलेगा। यूरोपीय संघ और भारत के बीच मजबूत संबंधों में न केवल आर्थिक वरन सांस्कृतिक, वैज्ञानिक व अन्य क्षेत्रों में परस्पर सहयोगात्मक संबंध रहे हैं। आतंकवाद के विरुद्ध दोनों संयुक्त कार्य योजना बनाने पर हमेशा अपनी प्रतिबद्धता जाहिर करते रहे हैं।
इसके अतिरिक्त गैलीलियो उपग्रह नेविगेशन प्रणाली में भारत को शामिल किया जाना यह इन दोनों के संबंधों को जाहिर करता है। यूरोपीय संघ के माध्यम से यूरोप का आर्थिक व राजनीतिक एकीकरण हो जाने से विश्व राजनीति पर इसका व्यापक प्रभाव पड़ेगा। यूरोपीय संघ से वर्तमान एक ध्रुवीय वैश्विक व्यवस्था को ठेस पहुंचेगी। यह नकारात्मक पक्ष। संयुक्त राज्य अमेरिका के सामने एक कड़ी चुनौती उपस्थित होगी। यूरोप एक बहुत बड़ी आर्थिक व राजनीतिक शक्ति के रूप में विश्व राजनीति में उभर सकता है। यूरोप के एकीकरण से एशियाई आर्थिक समूह की स्थापना के प्रस्ताव को भी बल मिला। एशियाई देश एक शक्ति केंद्र के रूप में उभरेंगे और विश्व में शक्ति के अनेक आर्थिक केंद्र बन जाएंगे। कुल मिलाकर यूरोपीय संघ के एकीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इससे यूरोप के एकीकरण के पश्चात विश्व एक बार फिर बहुध्रुवीय स्वरूप की ओर बढ़ेगा। यूरोपीय संघ के अगर विस्तार में बाधाओं की बात करें तो यूरोपीय संघ द्वारा समान मुद्रा, समान नागरिकता, संयुक्त सैनिक का एक विदेश मंत्री जैसे प्रस्ताव राज्य की प्रभुसत्ता को नकारने वाले। अंततः यह स्वाभाविक ही था कि सदस्य राज्य इन्हें स्वीकार करने के लिए आसानी से तैयार न होते। यूरोपीय मुद्रा संघ में शामिल होने के लिए कड़े प्रतिमान रखे गए थे, जिन पर खरा उतर पाना कई राष्ट्रों के लिए संभव न था। फलतः ऐसे मानकों को पूरा करने के लिए कई राज्यों ने राष्ट्रीय खर्चे में कटौती करनी पड़ी। फ्रांस ने, स्पेन ने, इटली ने ऐसे फैसले लेने पड़े जो काफ़ी अलोकप्रिय हुए। फलतः कई जगह सरकारें गिर गईं। इन सब कारकों से सदस्य राज्य यूरो मुद्रा की तरफ आकर्षित नहीं हुए। ब्रिटेन ने यूरो मुद्रा अपनाने से ही इनकार कर दिया। साझे की मुद्रा अपनाना आसान नहीं था, क्योंकि हर राज्य की आर्थिक और वित्तीय स्थिति भिन्न थी। विभिन्न देशों में अमीरी और गरीबी का स्तर भी भिन्न था, बेरोजगारी का स्तर भी भिन्न था। इसलिए एक समान मुद्रा अपनाना आसान नहीं था। यूरो मुद्रा पर इस बात को लेकर गर्मा-गर्म बहस हुई कि किसी एक राष्ट्र के नेता या इमारत का चित्र इस पर लगे, किस राष्ट्र का लगे। स्विट्जरलैंड जैसे देशों ने यह फैसला लिया कि वह अपनी पारंपरिक तटस्थता को नहीं छोड़ेंगे, भले ही उन्हें इसकी बड़ी आर्थिक कीमत क्यों न चुकानी पड़े। कोई भी यूरोपीय राज्य अपनी खाद्य सुरक्षा को जोखिम में नहीं डालना चाहता था। इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने रहने के लिए किसानों को अनुदान देते रहना चाहता था। खेती के क्षेत्र में दिए जाने वाला अनुदान सदस्य राज्यों के बीच मनमुटाव पैदा करने वाला था। इस प्रकार यूरोपीय संघ में जो मुख्य बाधाएं थी, मौद्रिक नीति से संबंधित थी, सब्सिडी से संबंधित थी, संयुक्त नागरिकता, संयुक्त सैनिक, विदेश मंत्री जैसे मुद्दों पर संबंधित थी। अगर यूरोपीय संघ के समक्ष चुनौतियों की बात करें तो वर्तमान में यूरोपीय संघ के सदस्यों की संख्या निश्चित 27 प्लस हो गई, जबकि संपूर्ण यूरोपीय महाद्वीप में 44 राज्य। बहुत बड़ी संख्या अभी भी संघ के बाहर है, इसलिए इसे पूर्ण यूरोपीय एकीकरण के रूप में नहीं कहा जा सकता है। पश्चिमी यूरोप के देश फ्रांस, जर्मनी को आरंभ से ही बड़ी आर्थिक सहायता प्राप्त हुई, जिससे इन देशों की संपन्नता बढ़ी। इन देशों की राजनीतिक प्रणालियां भी उदार जनतांत्रिक थीं। जहां तक पूर्वी यूरोप के राज्यों का प्रश्न है, उनकी स्थिति इससे बिल्कुल भिन्न थी। सोवियत आधिपत्य के अधीन इनकी अर्थव्यवस्था मुक्त व्यापारी बाजारवादी नहीं, बल्कि केंद्रीय नियोजन वाली साम्यवादी तरीके की थी। सोवियत आधिपत्य के अधीन जो पूर्वी यूरोप के अधिकांश देश जो यूरोप में यूरोपीय संघ में शामिल हुए, उनकी जो अर्थव्यवस्था थी वो बाजार केंद्रित न होकर साम्यवादी तरीके से की बाजार व्यवस्था थी। पश्चिमी यूरोपीय पड़ोसियों की तुलना में इन देशों का जीवन स्तर भी काफ़ी नीचा था। यह देश काफ़ी गरीब और बेरोजगारी का स्तर भी इस सदस्य देशों में ऊंचा था। तो इन दोनों के बीच में संबंध और एक तारतम्य स्थापित नहीं हो पा रहा था। यूरोपीय संघ के कुछ सदस्यों को इस बात का भी भय था कि फ्रांस और जर्मनी जैसे बड़े राष्ट्र यूरोपीय संघ पर अपना प्रभुत्व बनाए रखते हैं और छोटे राज्य अपनी आकांक्षाओं को मुखर करके का अवसर ही नहीं मिल पाएगा। यूरो मुद्रा अभी सदस्य राज्यों में ने नहीं अपनाया। मात्र 12 सदस्य राष्ट्रों ने इसकी स्वीकृति प्रदान की थी। इसलिए फलतः इसे पूर्ण रूप से यूरोपीयकरण कहा जाए यह
नहीं दिखता है। ब्रिटेन, स्वीडन, डेनमार्क ने यूरो को नकार दिया। ब्रिटेन राजनीतिक कारणों से पीछे हटा। ब्रिटेन अब तक यूरोप के वित्तीय और पूंजीगत गतिविधियों का केंद्र है। अभी हाल में हमने ब्रिटेन ने तो यूरोपीय संघ से अलग होने का ही निर्णय ले लिया, ब्रेक्जिट जिसे नाम दिया गया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि यूरोपीय संघ के समक्ष कई चुनौतियां थी और इन चुनौतियों को दूर करने के लिए यूरोपीय संघ में शामिल देश लगातार बैठकर प्रयास कर रहे हैं। और इस प्रकार इस लेक्चर में हमने यूरोपीय संघ के विस्तार में कौन कौन सी बाधाएँ हैं, अधिकांश रूप से मौद्रिक बाधाएँ काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही थी, और यूरोपीय संघ के साथ क्या चुनौतियाँ हैं इस पर हमने चर्चा किया। धन्यवाद।